नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं बॉबी खान लखनऊ यूनिवर्सिटी के योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा संकाय के तत्वाधान एवं डॉक्टर अमरजीत यादव सर के निर्देशन में आप सभी के सामने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कोविड-19 के दौरान घर में रहकर किस तरह से योग करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ आपको आसन और कुछ प्राणायाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये जान लें कि ये जो हमारी थीम है, ये थीम इसलिए रखी गई है क्योंकि हम सभी लोग इस वक्त बहुत पैनिक में हैं। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो पा रही है, माइंड बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रक्रिया के दौरान आप ये चीज़ें समझेंगे कि खुद को किस तरह से रिलैक्स रख सकते हैं और पैनिक ना करें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो सूक्ष्म क्रियाएँ होती हैं हमारी, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। तो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, वो इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम आसन या प्राणायाम कोई भी योग का कार्य जब हम करते हैं, योग से रिलेटेड चीज़ें, तो उससे पहले एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे शरीर को हम लचीला बनाते हैं, हमारे शरीर को हम तैयार करते हैं किसी भी आसन या प्राणायाम के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम जो स्टार्ट होते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी गर्दन से, यानी कि नेक से। तो गर्दन के लिए हमारे कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं, जैसे कि ग्रीवा संचालन क्रिया। ग्रीवा संचालन क्रिया करने के लिए सबसे पहले आप अपनी एक मैट बिछा लें, उस पर सीधे खड़े हो जाएं। सीधे खड़े होने के बाद हाथों को अपने पैरों से जांघ से मिला लें। फिर अपनी गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थी ग्रीवा संचालन क्रिया पार्ट 1। इसे बहुत धीरे धीरे आपको करना है। मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर रखी थी, लेकिन इसे आप बहुत धीरे धीरे कर सकते हैं। सांस लेते हुए आपको ऊपर जाना है और सांस छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो आप हार्ट रिएक्ट कर सकते हैं या फिर लाइक का रिएक्शन भी दे सकते हैं। आप लगातार तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी दूसरी क्रिया करेंगे, यानी कि ग्रीवा संचालन क्रिया पार्ट 2, जो दूसरी क्रिया है हमारी। इसमें दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि हमें गर्दन अपनी पूरी तरह से रोटेट करनी है। नेक का आपको पूरा रोटेशन लेना है। 180 डिग्री पे आपको नेक रोटेट करना है। ठीक है, हाथों को नीचे की ओर रखिए और धीरे धीरे गर्दन को रोटेट करिए। एक बार क्लॉकवाइज, फिर दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दूसरी तरफ से। तो ये थी हमारी दूसरी ग्रीवा संचालन क्रिया। मित्रों, हमेशा ये बात याद रखें कि जो भी ग्रीवा संचालन क्रिया हम लोग कर रहे हैं उसको किसी न किसी के गाइडेंस में करें, अपने गुरु के या अपने जिन्हें आता हो उनके गाइडेंस में करें। बाकी अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे देखकर सही से जान लें कि किस तरह से धीरे धीरे ग्रीवा संचालन क्रिया करी जाएगी। ग्रीवा संचालन क्रिया जो हमने सेकंड आपको शो करी है, उसमें हमने सिर्फ 3 बार गर्दन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट करी है, क्योंकि इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। अगर आप 3 से ज़्यादा गर्दन को आप रोटेट करते जाएंगे लगातार, लगभग 5 से 6 बार अगर आप रोटेट करेंगे तो ये आपका जो सॉकेट है वो फ्री हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशन ये ध्यान रखना है कि इसको बहुत धीरे धीरे सिर्फ 3 बार करना है, 3 से अधिक ना करें। बाकी आप इसको 3-3 के सेट में बांट सकते हैं कि 3-3 बार करके आपने 2 बार कर लिया। तो ये थी ग्रीवा संचालन क्रिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने नेक से, गले से नीचे की ओर आएंगे, यानी कि हमारे कंधों की ओर। तो सबसे पहले हम अपने कंधों के लिए स्कंद संचालन क्रिया करेंगे। स्कंद संचालन क्रिया करने के लिए आपको हाथों को नीचे की ओर रखना है, अपने कंधों को आगे की ओर इस तरह से चलाएं, रोटेट करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं पूरी तरह से रोटेट कर रहा हूँ। 10 बार इनको आपको लगभग 10 बार रोटेट करना है आगे की ओर, फिर पीछे की ओर, बिल्कुल धीरे धीरे 10 बार रोटेट करें।
रोटेट करने के बाद आप हाथों को नीचे रखें, थोड़ा सा आप रेस्ट लें, गैप लें, और उसके बाद आप इसको 2 से 3 सेट में और कर सकते हैं। इसका आप प्रयास 5 से 10 बार में स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप 5-5 करिए, फिर आगे बढ़ाते हुए आप इसको बढ़ा सकते हैं। यह हमारे कंधों को बलशाली बनाता है और ताकत प्रदान करता है। चलिए अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा कि स्कंद चक्र कैसे किया जाएगा। तो स्कंद चक्र क्रिया करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को आप सीधा करें, कंधों पर रखें और इस तरह से गोल घुमाते हुए चक्र बनाएं। कोशिश करें कि आपकी दोनों कोहनियाँ आपस में मिलें। 10 बार आगे की ओर, 10 बार पीछे की ओर, बिल्कुल धीरे। फिर धीरे से हाथ सीधे करें और नीचे ले आएं। तो ये थी हमारा स्कंद चक्र। स्कंद चक्र करने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके जो पीछे के ये शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, ये शोल्डर ब्लेड्स बहुत आराम से मूव करने लग जाते हैं, खुलने लग जाते हैं। बहुत से लोगों के शोल्डर ब्लेड्स जाम हो जाते हैं, तो धीरे धीरे इन्हें आप इस तरह से शोल्डर ब्लेड्स को खोल सकते हैं। आपके हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इससे। तो ये था स्कंद चक्र, ये हमारी एक सूक्ष्म क्रिया थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि अपने कंधों से थोड़ा सा नीचे आते हैं। कंधों से नीचे आते हैं तो हमारे ये हाथ हैं। अपने हाथों के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपने पूरी बॉडी के लिए, लेकिन हाथों के पंजों और कलाइयों के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि इतना हमारे ध्यान में रहता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने हाथों के लिए करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम अपने हाथों के मुष्टिका बंधन करेंगे। मुष्टिका बंधन क्रिया बहुत ही आसान क्रिया है। इसको करने के लिए आपको हाथों को सामने की ओर लाना है। अपने अंगूठों को हाथों के अंदर ले जाएं, इस तरह से मुष्टिका बनाएं और इस तरह से ठीक है, लगातार बंद करें, खोलें। मुष्टिका आपने देख ली होगी। अब लगातार इसको खोलना और बंद करना है। इसका प्रयास कम से कम 10 बार करें। फिर थोड़ा सा आप गैप लें, रेस्ट लें। अगर आप सभी को मेरी आवाज़ मिल रही है तो आप हार्ट रिएक्ट कर सकते हैं या फिर लाइक रिएक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हुए हम करेंगे मुष्टिका मणिबंधन नमन। मणिबंधन नमन करने के लिए आपको हाथों को आगे की ओर लाना है और सीधे सामने की ओर नीचे लेके जाना है। इसे कम से कम आप 10 बार करें। बिल्कुल धीरे हाथों को फैला लें अपने। ये हमारी कलाई के लिए, हमारे हाथों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। 10 बार हो जाने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट लें। इसे आप लगभग 2 से 3 सेट में कर सकते हैं, 10-10 बार। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाएंगे मणिबंध चक्र। मणिबंध चक्र करना बहुत ही आसान है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कभी भी कर सकते हैं इसे। मणिबंध चक्र करने के लिए आपको अंगूठे को अपने हाथों के अंदर लेके जाना है, बंद करना है और कुछ इस तरह से रोटेट करना है। ऐसे रोटेट करिए, फिर 10 बार इस तरह से रोटेट करिए। यह हमारी कलाइयों के लिए, हमारे हाथों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इससे हमारी कलाइयाँ बहुत मजबूत होती है। तो ये थे हमारे हाथों की सूक्ष्म क्रियाएँ कुछ। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हमारी जो पीठ है, वक्षस्थल है हमारा। वक्षस्थल के लिए जो कुछ सूक्ष्म क्रियाएँ हैं, उनमें से मैं एक सूक्ष्म क्रिया आपको बताऊंगा। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन हम अपनी पीठ के लिए ज़्यादातर आसन करते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं करते हैं जिसके द्वारा हम अपने पीठ को और लचीला बना सकें आराम से। तो अब वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया करेंगे। वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया करने के लिए आपको पहले सीधे खड़े होना है अपनी मैट पर। योगा मैट हो या चादर हो, जो भी आपने नीचे बिछा रखा हो, उस पर सीधे आप खड़े हो जाएं कुछ इस तरह से। फिर हल्का सा पीछे की ओर ऐसे बेंड कर जाएं, कोई पीछे की ओर लेके जाएं।
कोशिश करें कि आपके पैर बिल्कुल सीधे रहें। धीरे कुछ समय तक ये करने के बाद आप सीधे खड़े हो जाएं। तो ये था वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। यह हमारी पीठ के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसे करने से हमारी जो पीठ है वो बहुत आराम से लचीली हो जाती है और इससे एक अलग सी ताकत भी मिलती है हमारी पीठ को, यानी कि हमारे वक्षस्थल को। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको खड़े होने वाले आसन बताऊंगा। खड़े होने वाले वैसे तो ढेर सारे आसन हैं, लेकिन इस कोविड के समय में आप घर पर हैं और किसी का आपको सही से गाइडेंस नहीं मिल पाता है, लेकिन जो मैं आसन आपको करके दिखाऊंगा इनमें आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। बस आप देखकर इसे करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो भी आसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके मस्तिष्क के लिए, मन के लिए बहुत ही अच्छे हैं और आपको मदद करेंगे कि आप पैनिक ना हो, आप में आत्मविश्वास भरा रहे और आप ऊर्जावान रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ताड़ासन ढेर सारे योगी अपने सेशंस में ज़रूर यूज़ करते हैं, अपने प्रोटोकॉल्स में ज़रूर रखते हैं। ताड़ासन एक बहुत ही आसान आसन है और बहुत महत्वपूर्ण आसन है, जिसे करने से शरीर में ढेर सारे बेनिफिट्स होते हैं, ढेर सारे लाभ होते हैं। तो ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं अपनी योगा मैट पर या जो भी चीज़ आपने ज़मीन पर बिछा रखी है। फिर अपने हाथों को इस तरह से आगे लेके जाएं, फिर धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं और इन्हें इस तरह से टर्न करें और पैरों के साथ हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करें। स्ट्रेच रखें, बॉडी का बैलेंस बनाएं, होल्ड करें, जितना होल्ड कर सकते हैं आराम से होल्ड करें। फिर धीरे धीरे हाथों को टर्न करते हुए इस तरह से नीचे आ जाएं। तो ये था ताड़ासन। आप ताड़ासन को 10-10 सेकंड के लिए लगभग 3 बार कर सकते हैं। आप धीरे धीरे 10 सेकंड से 20 सेकंड, 15 सेकंड आप धीरे धीरे अपनी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये ताड़ासन करने से बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन होता है, आप एकाग्र हो जाते हैं और जो हमारी बॉडी का एक अलाइनमेंट है, मोस्टली लोग बैठते या तो ऐसे आगे की ओर हैं या पीछे की ओर इस तरह से बैठते हैं या खड़े होने का तरीका उनका बहुत गलत होता है। तो जब आप ताड़ासन करना शुरू करते हैं तो आपका जो शरीर है उसका अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट होता चला जाता है। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक जो स्टैंडिंग खड़े होने का एक तरीका होता है वो धीरे धीरे बदलता चला जाता है। तो ये था ताड़ासन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा वृक्षासन, जो कि हमारा खड़े होकर करने वाले आसनों में दूसरा आसन है। वृक्षासन करना बहुत ही आसान है, बस सारा खेल बैलेंस का है। तो आप अपनी योगा मैट बिछा लें या जो भी आसन आपके पास है जिस पे आप खड़े हुए हैं या बैठ सकते हैं। सबसे पहले उस पर आप सीधे खड़े हो जाएं। सीधे खड़े होने के बाद आप बॉडी का बैलेंस कर सकते हैं। एक पैर को मोड़ें और एक पैर पर बैलेंस बनाने का प्रयास करें, कोशिश करें एक पैर पर बैलेंस बनाएं। जब बैलेंस आपका मेंटेन हो जाए, धीरे धीरे अपने हाथों को अपने कंधों के पैरेलल में ले जाते हुए ऊपर लेकर जाएं। हाथों को मिलाएं, जैसे प्रणाम करते हैं इस तरह से हाथों को मिला लें। बैलेंस बनाएं बॉडी का, जितना आप रोक सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार रोकने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे हाथों को खोल लें और नीचे लेके जाएं। धीरे से अपना पैर भी नीचे ले आएं। अब यही सेम चीज़ हम अपने दूसरे पैर से करेंगे। अपने पैर को कुछ इस तरह से रखें घुटने के पास, हाथों को सीधे रखें, कंधों से पैरेलल ऊपर लेकर जाएं। फिर से प्रणाम करते हुए शरीर को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करें। फिर से धीरे धीरे हाथों को नीचे लाते हुए और नीचे लेके जाएं, पैर को सीधा कर लें। तो ये था वृक्षासन, यानी कि ट्री पोज। अंग्रेजी में इसे ट्री पोज भी कहा जाता है। वृक्षासन एक बहुत ही अच्छा आसन है। पिछले जो हमारा एंशिएंट टाइम्स था, एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में ढेर सारे योगियों की आपने फोटोज़ और ढेर सारी चीज़ें देखी होंगी, स्क्रिप्चर्स देखे होंगे, जिसमें योगी इसी मुद्रा में आपको मिलेंगे, इसी आसन में आपको मिलेंगे। तो यह जो आसन है, यह आसन हमारे
माइंड को, हमारे मस्तिष्क को फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में बहुत मदद करता है, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है, हमारे पैरों में एक ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये था वृक्षासन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं अगर ऑडिबल हूँ आप सब तक, तो आप हार्ट रिएक्ट करें या फिर आप लाइक रिएक्ट भी कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा खड़े होकर करने वाला जो आसन है वो है वीरभद्रासन टाइप 1, जो कि पहला प्रकार है। तो वीरभद्रासन करने के लिए सबसे पहले आप पैरों के बीच में कुछ इस तरह से गैप बना लें, कम से कम 1 से 1.5 फीट का गैप बनाएं। फिर गैप को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए आप एक पैर से ऐसे राइट एंगल बना सकते हैं। राइट एंगल बनाने की कोशिश करें। दूसरे पैर को पीछे की ओर ले जाएं, इस तरह से मोड़ें। पूरा राइट एंगल जब आपको लगे कि आपका पैर एक राइट एंगल बना रहा है, तब आप धीरे धीरे अपने हाथों को मिलाएं और इस तरह से ऊपर लेकर जाएं। इसी पोजीशन में कुछ देर रुकने का प्रयास करें। फिर हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं, सीधे खड़े हो जाएं। फिर दूसरी ओर, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम कर रहे थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट पैर से फिर राइट एंगल की तरफ बनाते हुए अपने पैर को इस तरह से मोड़ें, हाथों को इस तरह से मिलाएं, ऊपर लेकर जाएं और फिर से वीरभद्रासन इस तरह से करें। सांसों को अपनी सामान्य रखें। फिर से हाथों को नीचे लाएं, सीधे खड़े होने का प्रयास करें। तो ये था वीरभद्रासन। वीरभद्रासन जो है वो हमारे स्टमक को, हमारे चेस्ट को, हमारे लंग्स को, हमारी गर्दन को, हमारे शोल्डर्स को, हाथों को एक खिंचाव देता है, जो खिंचाव हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आम वक्त में हमें वो खिंचाव नहीं मिल पाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें हेल्दी रखने में जो मदद करता है। हमारे जो शरीर के बॉडी पार्ट्स हैं, हमारी मसल्स हैं, उनको सुचारू रूप से चलने में जो कि मदद करता है। और वीरभद्रासन के वैसे तो ढेर सारे लाभ हैं, पर ये साइटिका में बहुत ही अच्छा आसन है। साइटिका के लिए अगर आप साइटिका से परेशान हैं तो आप इसके ज़रिए मैनेज कर सकते हैं अपना साइटिका। और वीरभद्रासन एक ऐसा आसन है जो, जैसे कि आप इसके नाम से देख सकते हैं, जान सकते हैं, वीर मतलब वीरभद्र आसन जो है वीर के लिए बोला जाता है। वीर मतलब वॉरियर। तो जो ये समय चल रहा है हमारा, इस स्थिति में हम सभी बहुत डरे हुए हैं। तो इस स्थिति में हमें, जब डरे हुए पोजीशन में हैं, तो कोई ऐसी चीज़ हमें मिलनी चाहिए जिसके ज़रिए हमारे अपने शरीर में, हमारे मन में एक ऊर्जा आ सके। तो उस वीर वाला जो एटीट्यूड होता है, उस एटीट्यूड को आप अपना सकते हैं इस आसन के ज़रिए। तो ये था हमारा वीरभद्रासन। अब मैं आपको इसका जो सेकंड टाइप है, टाइप 2, जो कि बहुत आसान है, मैं वो आपको करके दिखाऊंगा। तो वीरभद्रासन टाइप 2 करने के लिए आपको पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाना है। लगभग 1.5 से 2 फुट का आप गैप बना सकते हैं। फिर एक पैर को इस तरह से सीधा कर लें और एक पैर को इस तरह से टेढ़ा रखें। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को अपने कंधों से पैरेलल लाएं। फिर आगे की ओर झुकने का प्रयास करें। अपने पैर का भी ध्यान रखें कि ये जैसा था वैसे ही रहे, क्योंकि मोस्टली लोगों का पैर इस तरह से सीधा हो जाता है। तो आप टेढ़ा ही रखें। इस पैर से राइट एंगल बनाने का प्रयास करें। सामने की ओर देखें। सांसों की स्थिति बिल्कुल सामान्य रहेगी। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब अपने इस पैर को सीधा कर लें और इस पैर को टेढ़ा करें। फिर अब दूसरी ओर ऑपोजिट साइड पर कुछ देर इस आसन में रहें। फिर सीधे खड़े हो जाएं। ये था वीरभद्रासन टाइप 2। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यह भी हमारे शरीर में, हमारे मन में एक अजीब सी ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमें ढेर सारा आत्मविश्वास मिलता है। यह हमारी भुजाओं को, हमारे कंधों को बलशाली बनाता है, हमारे पैरों पे टखनों को मजबूती देता है। तो ये थे हमारे वीरभद्रासन टाइप 1 और टाइप 2। अब हम अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। जो खड़े होकर करने वाले आसन हैं, उनकी श्रृंखला है, उसको करने में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा 5वां आसन है खड़े होकर करने वाले आसनों में, वो है उत्कट आसन, यानी कि चेयर पोज। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग चेयर पोज करते हैं।
तो उत्कट आसन करने के लिए सबसे पहले अपनी योगा मैट पर या जो भी चादर आपने बिछा रखी है उस पर आप सीधे खड़े हो जाएं। धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरह से बेंड करें, हाथों को सामने की ओर लाएं। आप ऐसे और अच्छे से देख पाएंगे। सांसों की स्थिति बिल्कुल सामान्य रहेगी। कोशिश करें कि आप इमेजिन करें कि आप एक ऐसी चेयर पर बैठे हैं जो नहीं है। इनविजिबल चेयर का आप एहसास कर सकते हैं जो दिखाई नहीं दे रही है। पीठ को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएं। तो ये था उत्कट आसन, चेयर पोज। चेयर पोज एक बहुत ही आसान आसन है और बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसे करना आपने देखा कितना आसान है। बस आपको पैरों को बेंड करना है, हाथों को सीधे रखना है, स्पाइन को सीधे रखना है। यह आसन हमारे शरीर को बहुत ही बल प्रदान करता है। हमारे जो घुटने हैं, घुटनों के लिए बहुत अच्छा आसन है। हमारे घुटनों पर एक वजन पड़ता है तो उससे हमारे घुटने और एक्टिव होते हैं काम करने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए। हमारे हाथों को एक बल प्रदान करता है जो बहुत ज़रूरी है। हमारी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखता है, अलाइनमेंट स्पाइन का बिल्कुल स्ट्रेट रखता है। तो यह थे हमारे खड़े होकर करने वाले कुछ आसन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हम बैठ के करते हैं हमारे आसन, उनके लिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, जो हमारा योग होता है, योग में अगर आप बैठते हैं तो हर चीज़ का हमारा एक तरीका बनाया गया है हमारे योग में। योग की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको हर चीज़ का एक अच्छा तरीका मिलेगा, हर चीज़ को करने का। हर चीज़ की एक कला है योग में। तो सबसे पहले आप हाथों को सामने लेकर आएँ और नीचे बैठते हुए तागासन में बैठ जाएं। तो ये बैठने का तरीका है योग में। फिर धीरे धीरे आप साइड में घूम जाएं और ऐसे अपने पैरों को सीधा कर लें। अगर आप सभी को मेरी आवाज़ मिल रही है तो आप लाइक का रिएक्शन दे सकते हैं। बाकी आप पैर अपने सीधे रखें। तो जो हमारे बैठने वाले आसन होते हैं, बैठने वाले आसनों को करने से पहले हमें कुछ सूक्ष्म क्रियाएँ भी करनी हैं। उन सूक्ष्म क्रियाओं को करने के लिए आप सीधे बैठ जाएं कुछ इस तरह से, स्पाइन को स्ट्रेट रखने का प्रयास करें। तो अब हम अपने बैठकर करने वाले जो पैरों के सूक्ष्म व्यायाम हैं वो करेंगे। सबसे पहला सूक्ष्म व्यायाम है हमारा गुल्फ नमन। गुल्फ नमन जो है हमारे पंजों के लिए है। आप और हम लोग हमेशा एक चीज़ देखते हैं कि हम लोग कभी भी अपने हाथों और पैरों के पंजों की ओर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। हम ढेर सारी चीज़ें करते हैं, ढेर सारी बीमारियों के लिए, अपने फिटनेस के लिए, लेकिन अपने हाथों के पंजों के लिए, अपने पैरों के लिए, कलाइयों के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। तो ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम ऐसे हैं जो आप जब घर पर बैठते हैं तो ये उनके लिए है। और आप इस कोविड-19 के समय में जब आप घर पर बंद हैं बिल्कुल, तो हम लोग कुछ करते नहीं, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। तो जब कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो हमारा शरीर कमज़ोर होने लग जाता है। तो उस शरीर को वापस एक ऊर्जा देने के लिए, मजबूत करने के लिए हम ये छोटी छोटी चीज़ें करके अपने शरीर को मजबूती दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पैर का सूक्ष्म व्यायाम शुरू करेंगे। इस सूक्ष्म व्यायाम का नाम है गुल्फ नमन। आप हाथों का सपोर्ट इस तरह से ले सकते हैं और आपको बस अपने पंजों को इस तरह से आगे और पीछे लेकर जाना है। इसे कम से कम आप 10 बार करें। तो ये था गुल्फ नमन। गुल्फ नमन आप कम से कम 10 बार कर सकते हैं। इसे आप 2 से 3 के सेट में लगातार कर सकते हैं। इससे आपके जो ये टखने हैं इनको मजबूती मिलती है, आपके जॉइंट्स को मजबूती मिलती है। आपके पैरों के जो जॉइंट हैं, पंजों के जॉइंट, इनको मजबूती मिलती है। अब हम अपने दूसरी सूक्ष्म क्रिया की ओर बढ़ते हैं। दूसरी जो सूक्ष्म क्रिया है हमारी, वो हमारे पंजों की ही सूक्ष्म क्रिया है। पंजों के लिए गुल्फ चक्र। गुल्फ चक्र जो होता है, हमारे पंजों को कुछ इस तरह से आपको रोटेट करना है। यह बहुत ही आसान क्रिया है। यह करने के लिए आप सीधे बैठ जाएं और अपने पैरों को कुछ इस तरह से, अपने पंजों को रोटेट कर सकते हैं। पूरा 180 डिग्री में आपको रोटेट करना है। पूरा 180 डिग्री में आप रोटेट करें। या जो रोटेशन होगा हमारा, यह आपको लगातार करते रहना है, कम से कम 10 बार। इसे करने के बाद
आप थोड़ा रेस्ट लें, थोड़ा सा गैप लें। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए अब हम अपने मेन पैर पर आ जाते हैं। पूरे पैर पर, पूरे पैर में सबसे पहले हम अपने घुटने की कुछ सूक्ष्म क्रिया करेंगे। घुटने की सूक्ष्म क्रिया करने के लिए आपको अपने घुटनों को कुछ इस तरह से पकड़ना है, पीछे की ओर ले जाना है और सीधे ले आना है, फिर पीछे की ओर ले जाना है, फिर सीधे ले आना है। लगातार आप इसका प्रयास 10 बार कर सकते हैं। इसे जानू नमन कहते हैं। अगर आप सभी तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं, लाइक का रिएक्शन दे सकते हैं आप। तो ये है जानू नमन। फिर अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं जानू चक्र की ओर, जो हमारा चौथा सूक्ष्म क्रिया है, हमारी चौथी, जिसमें हमें अपने घुटनों को उठाना है और कुछ इस तरह से रोटेशन देना है, या 10 बार कम से कम करना है, एक पैर से और दूसरे पैर से 10 बार। ये जानू चक्र क्रिया है। यह करना बहुत ही आसान है। आप इसे लगातार 10 बार कर सकते हैं। अगर आप सभी को मेरी आवाज़ मिल रही है तो आप लाइक का रिएक्शन दे सकते हैं या फिर हार्ट का रिएक्शन दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कुछ आसन स्टार्ट करने हैं। आसन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो आसन है हमारा पैरों के लिए, हम अर्ध तितली आसन कर सकते हैं। अर्ध तितली आसन करना बहुत ही आसान है। आपको हाथों को पीछे कुछ इस तरह से रखना है और पैरों को कुछ इस तरह से ऊपर और नीचे मूव करना है। इन्हें लगातार आप मूव करते रहें। ये हमारा जो बॉल और सॉकेट जॉइंट यहाँ पर होता है थाई के ऊपर की जगह पर, ये उसे रिलैक्स करता है, रिलैक्सेशन देता है वहाँ पर। आप यह आसन दोनों पैरों से पहले कर सकते हैं, क्योंकि यह आपको कोण तितली जो आसन है हमारा वो करने में बहुत ही मदद करेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप सीधे बैठ सकते हैं कुछ इस तरह से। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने बैठकर करने वाले आसनों में। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों को मिला लें, या तितली आसन है। अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और अपने पैरों को कुछ इस तरह से मूवमेंट दे सकते हैं। मेरा लोअर इस वक्त बहुत टाइट है, इस वजह से पूरे पैर आपको मूव करते हुए नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपको अपने पूरे पैर मूव करने हैं कुछ इस तरह से। तो ये है तितली आसन। तितली आसन आपके पैरों के आपके थाई को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करता है, आपके पैरों को मजबूती देता है, स्पाइन को स्ट्रेट रखने में मदद करता है। तो ये था तितली आसन। दोस्तों फिर से हम अपने पैर सीधे कर लेंगे। अपने पैर आप सीधे कर लीजिए। पैर सीधे करने के बाद आप कुछ देर दंडासन में बैठने का प्रयास करें। दंडासन आप सबसे पहले पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें, अपने हाथों को स्ट्रेट रखें कुछ इस तरह से। अपनी चिन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। कुछ देर इसी आसन में बैठें, फिर बॉडी को लूज छोड़ दें। तो ये था दंडासन। दंडासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है हमारी पूरे शरीर के लिए। ये पूरे शरीर में हमारी हर मसल को, छोटी छोटी मसल्स को भी ये टेंशन देता है और हमारे शरीर को रिलैक्स करता है और हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। तो ये था दंडासन। अगर आप सभी को मेरी आवाज़ मिल रही है तो आप हार्ट रिएक्ट कर सकते हैं या फिर आप लाइक रिएक्ट कर सकते हैं लगातार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग करेंगे नौका आसन।
नौका आसन करने के लिए आप पहले कुछ इस तरह से ही बैठ जाएं। धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरह से ऊपर उठाने की कोशिश करें। अपने पीछे के शरीर को यानी कि ऊपर के शरीर को इस तरह से बैलेंस करें। अपने हाथों को बैलेंस करें। कुछ देर इसी आसन में रहने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाएं, बॉडी को स्ट्रेट करें और सीधे होकर बैठ जाएं। यह था नौका आसन। नौका आसन जो है हमारा, इस नौका आसन में बहुत ही इफेक्टिव है हमारे पेट के लिए, स्टमक के लिए। जो स्टमक का फैट होता है ये उसे घटाता है और हमारी शरीर को एक बैलेंस प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बैठना है वज्रासन में। वज्रासन में आप बैठ जाइए। जब हम ऐसे बैठते हैं तो इसे वज्रासन कहते हैं। वज्रासन में बैठने के बाद हम अब करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए आपको अपने अंगूठों को अपने हाथों में इस तरह से रखना है। अपने हाथों को अपने पैनक्रियास के पास रखिए और सामने की ओर सांस छोड़ते हुए इस तरह से झुक जाएं और सामने की ओर देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप सीधे बैठ जाएं। कम से कम इसे 10 से 15 सेकंड के लिए आपको करना है, 2 से 3 सेट में। ये लगातार आप अगर करते हैं तो जिन्हें भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे मैनेज होने लग जाती है। हमारे फैट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो यह था मंडूकासन। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने लेटने वाले आसनों के बारे में बात करते हैं। आपको सीधे लेटकर आसन करने हैं। जो हमारे पेट के बल लेटकर करने वाले आसन हैं वो करते हैं। पैरों को सीधा कर ले। अब सीधे लेट जाएं। सीधे लेट जाएं। सीधे लेटने के बाद अपने पैरों को कम से कम 30 डिग्री पर उठाएं। 30 डिग्री पर उठा के रखें और धीरे धीरे नीचे ले आएं। यह आसन करीबन आपको लगभग 10 सेकंड से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे इसकी लिमिट आपको बढ़ाते जाना है। इसकी लिमिट आप 1 से 1.5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। यह आसन करीबन आपको 3 बार करना है। लगातार 3 बार अगर आप करते हैं तो आपके बॉडी का जो कंट्रोल एक होता है उस कंट्रोल को आप मैनेज करने लगेंगे आराम से। और अपने पैरों को जब आप उठाते हैं तो हमारा जो ये हिस्सा है रिप्रोडक्टिव जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो मजबूत होते हैं और वेट लॉस के लिए भी यह बहुत एक अच्छा आसन है। तो ये था हमारा उत्तानपाद आसन। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा लेटकर करने वाला आसन है उसके लिए, जो कि है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए आपको पहले सीधे लेट जाना है। फिर एक पैर को कुछ इस तरह से मोड़ें, फिर दूसरे पैर को इस तरह से मोड़ें। आपस में दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ लें और कोशिश करें कि अपनी चिन को आप अपने घुटनों से मिला लें। कुछ देर इसी आसन में रहने का प्रयास करें। फिर अपने सर को नीचे रखें, अपने हाथों को खोल लें, पैरों को धीरे धीरे सीधा कर दें। अब आप सीधे बैठ सकते हैं। ये था पवन मुक्त आसन। आप सभी को अगर मेरी आवाज़ मिल रही है तो आप हार्ट का रिएक्शन दे सकते हैं। आप हार्ट का रिएक्शन दे सकते हैं या फिर आप लाइक का रिएक्शन भी दे सकते हैं। अब हम वापस बैठ जाएंगे। आप किसी भी मेडिटेटिव पोज यानी कि ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। ध्यानात्मक आसन में बैठने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपने प्राणायाम।
प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है हमारे जो ये समय चल रहा है इसके लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राणायाम हमारे मन को, मस्तिष्क को बहुत ही शांत करता है, एक ऊर्जा देता है, रिफ़्रेश कर देता है। जो भी हमारी टेंशन, स्ट्रेस, परेशानियां रहती हैं उनको धीरे धीरे मैनेज करने में, उनको समझने में और सॉल्व करने में बहुत ही मदद करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही आसान है। इसके लिए हम सभी को, आप ज्ञान या चिन्ह मुद्रा, कोई भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। आराम से बैठ जाइए, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इसे 10 से 15 स्ट्रोक्स में छोड़ने की कोशिश करें। कुछ इस तरह से। ये था कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम जब आप करते हैं तो अगर आपको ये देखना है कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको अगर ये चीज़ पता करनी है, तो आप कपालभाति प्राणायाम करते हुए जो आपका ये स्टमक है इसको महसूस करते हैं कि अंदर बाहर ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर ये मूवमेंट हो रहा है आपके स्टमक का अंदर और बाहर का, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम, बिल्कुल सही हो रहा है। जो एयर होती है वो आपकी दोनों नॉस्ट्रिल से निकलनी चाहिए। आपको मुंह नहीं खोलना है अपना, मुंह को बंद रखने का प्रयास करें और स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इस प्राणायाम से आपके जो दोनों नॉस्ट्रिल्स हैं वो बिल्कुल साफ रहते हैं। साइनसाइटिस में बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, ये मैनेज करता है साइनसाइटिस को। मैं खुद साइनसाइटिस का मरीज हूँ, पर इस प्राणायाम की वजह से मैंने बहुत हद तक इसे मैनेज कर रखा है। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। अब हम अपने दूसरे प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, जो कि है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आपको सबसे पहले राइट हैंड से आपको राइट नॉस्ट्रिल बंद करनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है, 2 फिंगर्स को अपने फोरहेड के मिड में रखना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और जो आपकी दूसरी फिंगर एक अनकंट्रोल्ड है, इसे कंट्रोल करते हुए आपको नॉस्ट्रिल बंद करनी है लेफ्ट वाली और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़नी है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और लेफ्ट से छोड़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। आप कम से कम 10-10 बार दोनों साइड की नॉस्ट्रिल से ये कर सकते हैं। लगातार आपको ये करते रहना है। आप धीरे धीरे इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। आप अगर 10-10 बार भी दोनों नॉस्ट्रिल से कर रहे हैं तो आप इसका प्रयास कम से कम 3 सेट्स में कर सकते हैं। या थी नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। इस प्राणायाम से आपकी जो, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, आपकी नाड़ियों का शोधन करती है, शुद्ध करती है, यानी कि जो आपकी नर्व्स होती हैं उनको साफ रखती है, आपके स्कल को बहुत आराम देती है, मन को शांत करती है। जिन्हें भी गुस्सा आता है उनके लिए यह प्राणायाम बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी जो दोनों नॉस्ट्रिल्स हैं इसका बैलेंस बनाती है। या जैसे कि मोस्टली ये होता है कि लोगों की नॉस्ट्रिल्स गंदी रहती हैं, तो ये बिल्कुल साफ रखता है नॉस्ट्रिल्स को। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपके सामने भ्रामरी प्राणायाम प्रस्तुत करूँगा। भ्रामरी प्राणायाम इस समय के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। हमारा मन शांत नहीं रह पाता है, हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है इस समय के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप सीधे बैठ जाएं अपनी योगा मैट पर, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में या तो सुखासन में या तो स्वास्तिक आसन में या पद्मासन में, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो उस ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाइए। फिर स्पाइन को सीधा रखिए, अपने कानों को बंद करें। ये पार्ट होता है आपका कान का, इसे ईयर लोब कहते हैं। इसे आप अंदर की ओर बंद करें। कोशिश करें कि आपके नाखून आपके कानों के अंदर ना जाएं, क्योंकि उससे आपको हार्म हो सकता है। तो इसलिए ईयर लोब्स को आप बंद करिए, आँखों को बंद करिए, मिडिल फिंगर से अपनी नाक को बंद करें और लिटिल फिंगर और अपर वाली फिंगर को आप अपने मुंह को बंद कर सकते हैं।
कुछ इस तरह से बंद करने के बाद आपको मधुमक्खी जिस तरह से एक हनी बी हमिंग करती है, जैसे एक भंवरा आवाज़ निकालता है, गुंजन का साउंड करता है, उस तरह से आपको भी करना है। धीरे धीरे अपने आँख, नाक, मुंह खोल लीजिए। क्या था भ्रामरी प्राणायाम। क्या था भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मन को शांत करता है, मस्तिष्क को शांत करता है, हमारे दिमाग में एक वाइब्रेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। सारी टेंशन्स, प्रॉब्लम्स आप इस प्राणायाम की वजह से धीरे धीरे मैनेज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे प्राणायाम। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी रिलैक्सेशन की सीरीज़ में। रिलैक्सेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है हमारा शवासन। शवासन यानी कि कॉक्स पोज। शवासन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी योगा मैट पर सीधे लेट जाना है। सीधे लेटते हुए आप देख सकते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप सीधे लेट जाएं कुछ इस तरह से। पैरों के बीच में आप गैप बनाएं कंधों जितना। हथेलियां आसमान की ओर, गर्दन हल्की सी लुढ़की हुई। अब लंबी गहरी आपको सांस लेनी है। कम से कम आपको 27 बार लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। सांस लीजिए और बिल्कुल धीरे धीरे उसे छोड़ दीजिए। पूरे शरीर को रिलैक्स करिए, पूरे मन को रिलैक्स करिए, सारी मांसपेशियों को, सारे जॉइंट्स को, सारी हड्डियों को आप बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स करिए। अपने मन पर कोई प्रेशर मत रखिए, कोई भी टेंशन महसूस मत करिए। सिर्फ अपने शरीर को, अपने मन को महसूस करिए। लगातार 27 बार सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए, बिल्कुल धीरे धीरे। शवासन को आप इसी तरह से लगातार कर सकते हैं। सांस लेना है और छोड़ना है। कम से कम 2 से 3 मिनट के आसन करने के बाद आप अपने लेफ्ट साइड से होते हुए कुछ इस तरह से उठ सकते हैं। वापस किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। स्पाइन को सीधा रखें, आंखों को बंद रखें। अब धीरे धीरे हाथों को घर्षण देते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। तो यह था शवासन और ये मेरा कार्यक्रम था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक और रिएक्ट कर सकते हैं और मेरे इस प्रोग्राम को आप शेयर भी कर सकते हैं। आपको इसी तरह के ढेर सारे लाइव इवेंट्स, लाइव शोज़ आपको देखने को मिल सकते हैं हमारी इस फेसबुक प्रोफाइल पे, जो कि है फैकल्टी ऑफ YAM LU के नाम से। इसी नाम से हमारी प्रोफाइल आपको ट्विटर पे भी मिल जाएगी। आप वहाँ पर भी जाकर हमें आप फॉलो कर सकते हैं और ये प्रोग्राम आपको ट्विटर पे भी मिलेगा। इसी की तरह हमारी सेम आईडी, हमारा सेम चैनल है यूट्यूब पर भी। आप उसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद ढेर सारे इसी तरह के और भी प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। उन्हें आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें लोगों के बीच में। आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन दबाने से आपको रोज़ एक नया अपडेट हमारा मिलेगा, तो यह बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आजकल के यंगस्टर्स हैं, जो यंग एज के लड़के लड़कियां हैं, वो मोस्टली इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो हमारा ये जो
हमारा फैकल्टी का अपना जो चैनल है, एक हमारी प्रोफाइल है, वो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेगी। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर अमरजीत यादव सर, उनकी भी फेसबुक आईडी है जो कि इस फैकल्टी के ही प्रोफाइल से आपको मिल जाएगी। आप उन्हें फॉलो करें, उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप उन्हें ऐड करें। उनको ऐड करने से आपको ढेर सारी नई नई जानकारियाँ हमारे फैकल्टी के बारे में, और जो हमारा एक ये योग का एक परिवार है, इसको आप बढ़ा सकते हैं उसके ज़रिए। तो ये इसके ज़रिए ये तो हमारा ऐड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जो आजकल का समय चल रहा है, इस समय में दोस्तों आप कोशिश करें कि जो हमारे डॉक्टर्स ने निर्देश दिए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने निर्देश दिए हैं, उसे फॉलो करें। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने ये भी निर्धारित किया है, उसने भी निर्देश दिए हैं कि हम सभी को कम से कम डबल मास्क लगा के चलना है। आप एक सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं और कोई भी डबल लेयर्ड वाला मास्क आप पहन कर चलें, क्योंकि इस समय आपको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ को सैनिटाइज़ करें। जो भी चीज़ आप पैक्ड मटेरियल जो भी आप बाहर से ख़रीद रहे हैं, उसे अच्छे से सैनिटाइज़ करें। कोशिश करें कि लोगों से ना मिलें। हर किसी से दूर संचार के ज़रिए आप अपना कांटेक्ट बना सकते हैं। फ़ोन के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आप कांटेक्ट करें, लोगों से पूछते रहें, उनका हालचाल लेते रहें। कोशिश करें कि नेगेटिव थॉट से दूर रहें। तो ये था मेरा कार्यक्रम। आप सभी का धन्यवाद।